हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं समग्र इतिहास बुक से आधुनिक भारत का बहुत ही शानदार टॉपिक क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज हम जो है ये दोनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिप्स मिशन। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो वो विंस्टन चर्चिल जी थे। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो मार्च 1942 को। ठीक है, मार्च 1942 को। नेक्स्ट है, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। क्या क्या सम्मिलित थे? तो उनको देखिए, भारत को एक डोमेनियन स्टेट की स्थिति जानी चाहिए। ठीक है, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होनी चाहिए। उसके बाद था, कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय भी ले सकता था। ठीक है, और भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो ये था ब्रिटानिया सरकार की घोषणाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिप्स प्रस्ताव में कौन से प्रावधान सम्मिलित थे? तो क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए प्रावधान सम्मिलित थे। अगला पॉइंट है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन का मेन उद्देश्य था। अगला पॉइंट है, कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था 23 मार्च 1942 को। डेट जरूर याद रखेंगे, 23 मार्च 1942। अब आगे देख लेते हैं कि क्रिप्स मिशन की मुख्य शर्तें क्या क्या थी। मुख्य शर्तों में एक था, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट था, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। चौथा पॉइंट था, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगी। तो ये था सारी घोषणाएं। तो ये पीटी के लिए तो मुख्यतः बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेंस में आप इन चारों फैक्ट को अच्छे से लिख सकते हैं जिसमें आपको 100% नंबर मिलेंगे। अगला पॉइंट है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमेनियन स्टेटस का दर्जा दे देना चाहिए था। ठीक है, डोमेनियन स्टेटस का मतलब हो गया कि भारत का संविधान तो बनेगा लेकिन उस पर जो है ब्रिटिश सत्ता का ही हक होगा। तो इसी को कहते हैं डोमेनियन स्टेट, मतलब द्विशासन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, शासन यहाँ का भी रहेगा लेकिन उस पर जो कब्जा रहेगा वो ब्रिटिश अधिकारियों का रहेगा। नेक्स्ट है, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। यह किसने कहा था? तो ये कहा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्दुल कलाम आजाद ने। ठीक है। नेक्स्ट है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है। अगला पॉइंट है, किस वायसराय ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है, किस वायसराय के समय गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तथा क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो थे जिनका कार्यकाल 1936 से लेकर 44 तक था।
तो यहाँ 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ, तो लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के समय शुरू हुआ था, और क्रिप्स मिशन भी भारत पहुंचा तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही पहुंचा था। ठीक है, तो लिनलिथगो से 3 क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, क्योंकि मैंने इसके बारे में 1-2 दिन पहले जो है वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह डेट के साथ जरूर बताइएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था, तो ये क्रिप्स प्रस्ताव के प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। यह युक्त कथन किसका था, तो ये महात्मा गांधी का था। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला पॉइंट है दोस्तों 6 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अगला पॉइंट है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था, तो ये वर्धा में। ठीक है, वर्धा मुंबई में पड़ता है। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था, तो ये महात्मा गांधी ने बनाया था नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सॉरी इसका आंसर जो होगा भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था, महात्मा गांधी ने, सही था, लेकिन नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से बनाया था। ठीक है, ये मैंने सुभाष चंद्र बोस बोल दिया, सॉरी। अगला पॉइंट है वर्ष 1942 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित हुआ था। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो प्रस्ताव की किसने अनुशंसा की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनुशंसा की थी। किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो समर्थन किए थे। नेक्स्ट है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन थे, तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे जो सबसे ज़्यादा दिनों तक अध्यक्ष के पद पर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो वो था लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लॉर्ड वेवेल था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो विंस्टन चर्चिल थे जो 1944 से लेकर 45 तक थे। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था, तो वो था ग्वालियर टैंक। ठीक है, ग्वालियर टैंक में पारित हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ पर की थी, तो वो बम्बई में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। उसके बाद उन्होंने कहा था सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे, छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। नेक्स्ट है महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करे और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ ले। तो ये था महात्मा गांधी का आह्वान था लोगों के प्रति कि आप लोग को अगर मिलना है इस क्रांति में तो इस चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट है गांधी जी का करो या मरो का आह्वान का नारा किससे संबंधित था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से।
अगला पॉइंट है, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी का नारा है। अगला पॉइंट है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो ये बम्बई में ही बनाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ पर कैद कर दिया गया था? तो वो आगा खा पैलेस में। ठीक है, अगला पॉइंट है, किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में रखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारामैया को और गोविंद वल्लभ पंत को। ठीक है, ये तीनों को अहमदनगर जेल में रखा गया था। ये सब चीज़ें जो है बारीकी से आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसको किस जेल में रखा गया था, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो इन्हें बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था जो पटना में है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्रों का, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? तो ये क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और तीसरा है AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन क्या क्या है? तो यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यह एक हिंसात्मक आंदोलन था। आंदोलन की घोषणा के बाद कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑपरेशन रूबिकान क्या था? और वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग लाया जाना था? तो ये जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी की मृत्यु पर। ठीक है, ऑपरेशन रूबिकान कूट शब्द यूज किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो वो था हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब तथा मुस्लिम लीग। इसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो ये ध्यान से याद रखेंगे इस चारों का नाम, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम लीग ने। ठीक है, कौन सा संगठन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक था? तो वो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था, उसका क्या नाम था? तो वो लुईस फिशर थे। ठीक है, लुईस फिशर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुईस फिशर किस आंदोलन से संबंधित थे? तो वो थे भारत छोड़ो आंदोलन से। किसने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा था? तो वो लुईस फिशर ने कहा था। गेहूं की भूमि कहा था महात्मा गांधी को और टैगोर को कहा था गुलाब का उद्यान, ये लुईस फिशर ने ही कहा था। अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? तो वो अरुणा आसफ अली थी। ठीक है, अरुणा आसफ अली। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो वो थी भारत छोड़ो आंदोलन की। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जुड़ी थी। अगला पॉइंट है, श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1906 ईस्वी में हुआ। वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती है? तो स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी योगदान किया था। तो अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो वो थी उषा मेहता। ठीक है, उषा मेहता ने।
अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किससे जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो वो था राम मनोहर लोहिया जी। ठीक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग कब किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे से कौन सा राज्य क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित था? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिसे हम लोग संयुक्त प्रांत भी बोलते थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो वो था मुंगेर जिला। ठीक है। नेक्स्ट है किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो वो थे जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस आंदोलन से मिली थी? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई में। ठीक है, बकरी का टापू। नेक्स्ट है भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो बलिया में अगस्त 1942 जीतू पांडे के नेतृत्व में। ठीक है। तामलुक मिदनापुर बंगाल दिसंबर 1942 में और सतारा महाराष्ट्र 1943 में YB चौहान नाना पाटिल के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बलिया तामलुक एवं सतारा में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो वो था बलिया अगस्त 1942 में। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों का उद्गम एक प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह की समानांतर सरकार का नेता कौन था? तो वो थे जीतू पांडे। ठीक है, जीतू पांडे। नेक्स्ट है किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो वो दिसंबर 1942 था, दिसंबर 1942। अगला पॉइंट है मिदनापुर जनपद के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार स्थापित की गई थी उसका नाम क्या था? तो वो था जातीय सरकार। क्या नाम था? जातीय सरकार। नेक्स्ट पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी जो सबसे दीर्घजीवी थी? तो वो था सतारा महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिन तक। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सत्य कथन क्या है? तो उसको देख लेते हैं हम लोग। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अरुणा असफ अली का असाधारण भूमिका था। जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। यहाँ से वे जेल दीवार फांद कर भाग गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई जातियों का शेर जैसी हिंसा कहा था? तो वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, शेर जैसी हिंसा। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था। यह कथन किसका है? ये जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अगला पॉइंट है गांधी के भारत छोड़ो आह्वान को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर पाया। ठीक है। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के एक दूसरे के नज़दीक आ गए। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था?
तो मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल के शास्त्री के मध्य जयपुर प्रजामंडल में। ठीक है। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन क्या क्या है। तो ये लॉर्ड लिंडीथिगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन उठ खड़े हुए थे। और नेक्स्ट पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। कौन सा प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था। तो संवैधानिक गतिरोध का हल। ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन। तो नेक्स्ट जो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेबल योजना तथा कैबिनेट मिशन योजना। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अभी बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो लगभग जून या जुलाई तक हो जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। और बीपीएससी का कैलेंडर तो जारी हो चुका है, तो बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है ना सितंबर के लास्ट में है। तो अब काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से तैयारी करें। और अभी आप लोग हिस्ट्री पर फोकस करें, करेंट अफेयर्स पढ़ें, बिहार को फोकस करें और जो है साइंस को। ये अगर 4 चीज़ कंप्लीट हो गए तो आपके रिजल्ट 100% आएंगे। तो दोस्तों इन चारों चीज़ों पर लगातार फोकस करें और रिवीजन करना ना भूलें। रिवीजन करते रहें जहाँ से भी हो। यूट्यूब के माध्यम से आप मेरे वीडियो भी देख सकते हैं या किसी दूसरे का भी वीडियो देख सकते हैं, या बुक को लगातार जो बुक पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़िए। आपका रिवीजन हमेशा होते रहेगा। और सेट प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो सेट प्रैक्टिस जो लोग भी कर रहे हैं, सेट प्रैक्टिस बनाने के बाद जो है एनालिसिस ज़रूर करें कि कहाँ पर मेरी गलती हो रही है और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा गलती हो रहा है। और जो सेट बनाते हैं उस सेट के पीछे जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है उन चीज़ों को जो है ज़रूर पढ़िए। और उसमें जो नए क्वेश्चन मिलते हैं उसे टिक आउट कीजिए या कॉपी में लिखिए। ठीक है। कॉपी में लिखिए कि आप उसे बार बार दोबारा रिवीजन कर सकते हैं नए क्वेश्चन को। तो दोस्तों मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस और मैं ऐसा करता हूँ और मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। तो दोस्तों अभी मैं रेलवे में हूँ, तो आप सभी को पता होगा या नहीं भी होगा, मैंने बताया नहीं था कभी। तो आप लोग जो है केआरसी संस्थान बहुत दिनों से चल रहा है, 2014 से ये संस्थान चल रही है। जो ऑफलाइन कोचिंग थी इससे लगभग 350 बच्चे अभी तक फाइनल हैं जॉब में। रेलवे, एसएससी, बैंक और डिफेंस में तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं यूट्यूब पर अभी नया आया हूँ, इसलिए आप लोगों से थोड़ा गुजारिश है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए, जितना हो सके शेयर कीजिए और वीडियो को देखिए। काफ़ी अच्छे कंटेंट मैं दूंगा और एग्ज़ाम के व्यू से जहाँ भी क्वेश्चन अच्छा रहता है मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है एग्ज़ाम में, 100% आने वाले। तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए और आगे तो मैं आप लोग के साथ हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और अभी तो रात के 1 बज रहे हैं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी सारे लोग सो गए होंगे लेकिन कुछ लोग पढ़ भी रहे होंगे। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, चाहे दिन हो या रात हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक मन करे तब तक पढ़ते रहिए। हाँ, थोड़ा बहुत रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।